हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नया चैप्टर जिसका नाम है विद्युत रसायन। ठीक है, तो बच्चों हमने दो चैप्टर बहुत अच्छे से पूरे कर लिए हैं, संपन्न किए उनको। पहला था आपका ठोस अवस्था और दूसरा था विलीन। अब हम आ चुके हैं बच्चों विद्युत रसायन पे। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर इस चैप्टर से भी कुछ बातें बाहर हुई है, सिलेबस से हट चुकी है। वो सिलेबस से कौन कौन सी बातें हट गई है उनको हम पहले देख लेते हैं। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि आपके सिलेबस से हट क्या क्या गया। तो ये रहा, मतलब कि ये है, बाकी इनके अलावा सारी चीजें हट चुकी है। तो आप इसका फोटो ले लें। मैं आज वो बातें पहले आपको बता रहा हूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। आपके सिलेबस में इस चैप्टर से ये बातें हैं, इनका फटाफट फोटो खींच लें, जल्दी से फोटो खींच लें, ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ हमको ये पढ़ना है। इसी क्रम में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसी क्रम में। देखो आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अगर समय बचा तो कल वाले लेक्चर में फिर मतलब आज के लेक्चर में सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे। फिर जब ये हो जाएगा फिर तीसरे लेक्चर में ये, फिर चौथे ऐसे लेक्चर वाइज में लेकर के पहले लेक्चर में ये पढ़ना है। समय बचा तो आज ही हम इसको स्टार्ट कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर के कितने लेक्चर का है, 11 लेक्चर का ये चैप्टर है। कितने, 11। लगातार 11 दिन हम पढ़ाई करेंगे और इसको जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार हमको ये 11 दिन में चैप्टर पूरा करना है। तो आप बार बार बोलते हो ना कि सर कितना जल्दी सिलेबस होगा, हमको जल्दी से बताएं। तो मैं आपको बता रहा हूं 11 लेक्चर में अधिकतम 11 लेक्चर बोल रहा हूं, अधिकतम। ये अधिकतम है, मैक्सिमम है ये। ठीक है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 11 लेक्चर है, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, मैक्स। तो देख लो, आप इसको नोट कर लो, इसका फोटो खींच लो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। तो आज हमको बच्चों क्या पढ़ना है, सबसे पहले लेक्चर में क्या पढ़ना है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसमें देखो, इस सिलेबस के अंदर एक चीज और नोट करो आप, इसमें गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट हट चुका है, गैल्वेनिक सेल हट चुका है, और विद्युत अपघटनी सेल वो भी हट चुका है। देखो विद्युत अपघटनी सेल कहीं भी नहीं है, ये विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता है, सेल नहीं है। ये विद्युत अपघटनी सेल हट चुका है, गैल्वेनिक सेल हट चुका है, मतलब कि एक बहुत बड़ा पार्ट हट चुका है हमारे सिलेबस से। लेकिन गैल्वेनिक सेल को मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ये वाली बात को समझाना है। ये वाली बात तभी समझ में आएगी जब हम गैल्वेनिक सेल का थोड़ा एक बेसिक आइडिया लेंगे। तो हम गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे, लेकिन किस उद्देश्य से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को समझने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज हमें सबसे पहले यह पढ़ना है, इस टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, उससे पहले टॉपिक पे जाने से पहले ये होमवर्क, चलो ये रहा होमवर्क, इस होमवर्क की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आपको होमवर्क ये था, यूरिया, ये यूरिया दे रखा है, यूरिया के 1 विलियन में 6 ग्राम यूरिया प्रति लीटर घोला गया है। 300 केल्विन ताप पर इस विलियन का परासरण दाब ज्ञात करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। होमवर्क मेरे ख्याल से कई बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो परासरण दाब पाई बराबर क्या होता है, CRT, ये होता है पाई बराबर क्या होता है, CRT। ठीक है, अब परासरण दाब, ये पाई का मान ज्ञात करना है अपन को। किसका मान ज्ञात करना है, परासरण दाब, पाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, परासरण दाब ज्ञात करना है। चल, C का मतलब क्या है, सांद्रता। क्या है, सांद्रता। सांद्रता क्या होता है बच्चों, तो सांद्रता होता है विलेय के ग्राम मोलरता में। सांद्रता किसमें हम लेते हैं, मोलरता में, मोलरता। विलेय के ग्राम बटा विलेय का अणुभार इंटू विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन। तो ग्राम बटा अणुभार इंटू विलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, चलिए तो इसी बात को यहां रखेंगे हम। देखो सी की जगह हम क्या लिखेंगे, ये तो ग्राम बटा MW इंटू विलियन का लीटर में आयतन, तो लीटर। ठीक है, इंटू कुछ भी नहीं, यहां ऊपर आएगा R इंटू T। तो ये तो आ जाएगा आपका C की जगह, किसकी जगह, C की जगह हमने ये रखा है, तो C की जगह आपने वो रख दिया ये। चलो अब ग्राम कितना दे रखा है, देखो ग्राम कितना, 6 ग्राम यूरिया है। कितना है, 6 ग्राम यूरिया, तो 6 ग्राम यूरिया बटा अणुभार, अणुभार। तो देखो यूरिया का अणुभार कैसे निकलता है, तो NH2CONH2। तो देखो नाइट्रोजन कितने, 2, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा, 28। तो 2 नाइट्रोजन का भार होता है 28।
हाइड्रोजन कितने, 2 प्लस 2 4, तो 4 हाइड्रोजन का कितना आएगा, 4 अणुभार, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहां आ जाएगा 16, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, तो कार्बन का 12 हो जाएगा यहां। ये सब का योग करोगे तो 60, तो ये हो गया MW, ये आ गया यूरिया का अणुभार। इस 60 को हम कहां रखेंगे बच्चों, 60 को हम यहां रखेंगे MW की जगह। इनटू लीटर में आयतन कितना, प्रति लीटर 1 लीटर, 1 लीटर, तो यहां आ जाएगा 1 लीटर। इनटू आर का मान, आर का मान कितना दे रखा है देखो 0.0821, आर और एस विलियन स्थिरांक एक ही बात है, 0.0821 लीटर एटमोस्फियर, तो इसको आप रख दो आर की जगह, ये हो जाएगा 0.0821, ठीक है। इनटू तापमान, तापमान कितना देखो, तापमान 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 कितना 300 केल्विन पर है, तापमान 300 केल्विन, ये रहा तापमान 300 केल्विन, ये 300 रख दिया। जब इन सबको हल करोगे बच्चों तो ये आंसर आपका आ जाएगा 2.463, 2.463 एटमॉस्फेयर, तो ये हो जाएगा बच्चों आंसर। चलो होमवर्क में एक प्रश्न और दिया था, होमवर्क में एक प्रश्न और दिया था, इसका फोटो खींच लो फटाफट से, इसका फोटो खींच लो, चलिए इसका फोटो खींच ले, फोटो। चलिए अब आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे, ठीक है, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये दिया था आपको होमवर्क में, ये अगला प्रश्न दिया था, CS2 के 100 ग्राम में 2.56 ग्राम सल्फर घोला गया है तो हिमांक इतना नीचे चला गया। ये आपको दे रखा है हिमांक में अवनमन, डेल्टा TF, हिमांक में अवनमन ये दे रखा आपको, डेल्टा TF दे रखा है, ठीक है। चलिए तो सल्फर SX का सूत्र परिकलित करिए, ये सूत्र बताना, x की जगह क्या आएगा वो x की जगह बताना आपको, ठीक है, क्या आएगा। और KF, ये KF का मान दे रखा है, KF बराबर CS2 के लिए KF कितना दे रखा है 3.83, कितना दे रखा है 3.83 केल्विन kg बटा मोल, ये मान दे रखा है KF का। डेल्टा TF का मान दे रखा है 0.383 केल्विन, ठीक है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 32 ग्राम। चलो तो अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना। चलो तो अब देखो हल करेंगे इसको, हल सल्फर का सूत्र कैसे निकलेगा देखो, डेल्टा TF बराबर KF, डेल्टा TF बराबर KF, मैं फिर से लिख लेता हूं इसको, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। चलो KF का मान कितना 3.83 इंटू डेल्टा TF का मान कितना यहाँ पे 0.383, ठीक है, 3.83 और 0.383, ये तो आसान है, हल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करेंगे बच्चों M की। M क्या होता है, ग्राम बटा अणुभार इंटू विलायक का केजी में भार, ये किसका है, विलायक का, किसका है, विलायक का, ठीक है। चलो तो अब यहां से ये हो गया 0.383 बराबर 3.83 इंटू ग्राम, ग्राम सल्फर के ग्राम कितने 2.56, 2.56, तो यहां आ जाएगा 2.56 बटा अणुभार, अणुभार हमें नहीं पता, ज्ञात करना है ना, सल्फर का अणुभार यहाँ पे SX लिखा हुआ है, ये X कितना वो पता नहीं, अणुभार हमको नहीं पता, ये ज्ञात करना है, क्या करना है, ये ज्ञात करना है। चलो चल ज्ञात करना है, ठीक है। फिर केजी, केजी कितना है, केजी कितना है, केजी, ठीक है, CS2 के 100 ग्राम, ये विलायक दे रखा है, विलायक CS2, तो CS2 के कितने दे रखे हैं, CS2 के 100 ग्राम दे रखे, कितने दे रखे 100 ग्राम, ये विलायक है, क्या है बच्चों, विलायक, विलायक के ग्राम दे रखे, तो विलायक के ग्राम है, इसको आप किलोग्राम में बदलोगे तो ऊपर 1000 का गुना ऊपर हो जाएगा, तो ये ग्राम है, ग्राम को आप 1000 में भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा। अब यहां से देखो बच्चों, यहां से जब आप अणुभार निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 256, क्या आ जाएगा 256, ठीक है। चलो यहां तक की बात स्पष्ट। तो देखो
प्रश्न में हमको डेल्टा टीएफ दे रखा है, ठीक है, डेल्टा टीएफ दे रखा है, फिर केएफ हमको दे रखा है, केएफ भी सब कुछ दे रखा है आपको। अणुभार हमको नहीं पता, ज्ञात करना। ग्राम कितना है, ग्राम दे रखा है, ग्राम 2.56 दे रखा है, ठीक है। विलायक का ग्राम कितना है, 100 ग्राम, वो 100 ग्राम भी दे रखा है, ठीक है। चलिए, और इन सबको हल करोगे 256। अच्छा, 256 तो आ गया कुल भार, ठीक है। अब देखो सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, सल्फर का परमाणु भार होता है 32। कितना होता है, 32। तो अब देखो यदि 256/32 करोगे तो ये कितना आएगा, 8 मान आएगा। कितना आएगा, 8। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, ये आ गया x का मान, x मतलब कि 8। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S8। ये हो जाएगा बच्चों आंसर। तो बस इसको आप नोट कर लो, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो कुल भार इतना है 256 और एक परमाणु का भार इतना है। तो अगर एक परमाणु का भार 32 है, 32 × 8 करो, 32 × 8 256 आता है। तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों इस चैप्टर की आगे। चलिए अब आते हैं ऑक्सीकरण अपचयन विभव पे। पूरा ध्यान यहां लगाना, ठीक है, पूरा ध्यान यहां। चलो ऑक्सीकरण अपचयन विभव की बात करते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीकरण अपचयन विभव पढ़ना क्यों जरूरी बच्चों में बताता हूं। ये जो विद्युत रसायन चैप्टर है ना, विद्युत रसायन जो चैप्टर है, ये चैप्टर मेनली 3 भागों में बटा हुआ है। पहला आता है इसमें गैल्वेनिक सेल, दूसरा आता है इसमें विद्युत अपघटनी सेल, और तीसरा आता है बच्चों इसमें विद्युत चालकता। मतलब कि यह चैप्टर मुख्य रूप से 3 चीजों में बटा हुआ है। 3 चीजों में हमें इसमें एक तो गैल्वेनिक सेल पढ़ना होता है, दूसरा इसमें हमको विद्युत अपघटनी सेल पढ़ना होता है, और तीसरा हमको इसमें विद्युत चालकता पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, विद्युत चालकता। अब देखो गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल दोनों सिलेबस से तो हट गया है, लेकिन ये अपनी कुछ ना कुछ मौजूदगी छोड़ गया है। मतलब कि सिलेबस वालों ने क्या किया, गैल्वेनिक सेल का जो डायग्राम था, गैल्वेनिक सेल की क्या क्रियाविधि, वो सब तो हटा दिया, लेकिन इससे संबंधित जो सेल का विद्युत वाहक बल है उसके बारे में हमको पढ़ना है। विद्युत वाहक बल वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी भी कुछ ना कुछ बातें तो हमको पढ़नी है, मतलब कि गैल्वेनिक सेल का थोड़ा बहुत अंश तो हमको पढ़ना ही है। और विद्युत अपघटनी सेल से संबंधित जो चालकता वाला पार्ट है, ये तीसरा पार्ट, चालकता वाला ये जो तीसरा पार्ट है, ये हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो ये वाला इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट होता है, इसमें हमको ये पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें ये वाला भाग पढ़ना है ना। साथ ही साथ विद्युत अपघटनी सेल के चालकता वाला भाग जो है ये वो पढ़ना है, और थोड़ा बहुत नष्ट समीकरण के बारे में पढ़ना हमको, नष्ट समीकरण, ठीक है। चल, तो ये है आपका चैप्टर। अब यहां पे पहला टॉपिक जो लिखा है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये पढ़ने की कहां जरूरत है, ये पढ़ने की जरूरत है कहां, गैल्वेनिक सेल में मानक सेल का विद्युत वाहक बल समझने के लिए। ये सेल का विद्युत वाहक बल समझना है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो ये किसके लिए जरूरी है, सेल का विद्युत वाहक बल। बाद में समझाऊंगा ये क्या होता है। इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए ये पढ़ना जरूरी, ठीक है। तो अभी बच्चों टेंशन ना ले, मैं ये भी बताऊंगा, इनको भी पढ़ाया नहीं है ना। अभी क्वेश्चन पूछना ना चालू कर दे, सर गैल्वेनिक सेल क्या होता है बता दो, बताऊंगा, सब बताऊंगा। सर विद्युत वाहक बल क्या होता है वो भी बताऊंगा, विद्युत अपघटनी सेल क्या है वो भी बताऊंगा, विद्युत चालकता क्या है वो भी बताऊंगा। सारी बातें हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जितना जरूरी हमारे सिलेबस में उतना पढ़ेंगे, और इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इन सबको समझने के लिए हमें अभी सबसे पहले क्या पढ़ना जरूरी है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बच्चों आते हैं इसकी परिभाषा, इस पे जाएंगे, पहले आते हैं इसकी परिभाषा पे। देखो इसकी परिभाषा, विद्युत रसायन होता क्या है, ठीक है, विद्युत रसायन होता क्या। अब पूरा ध्यान यहां, ठीक है। अब मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूं, पूरा ध्यान यहां लगाना। देखो विद्युत रसायन का मतलब यह है कि रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा
जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या पढ़ते हैं आप, रूपांतरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रूपांतरण। तो मैं यहां पे लिख करके बताता हूं, दो तरह की ऊर्जा है हमारे पास, एक तो विद्युत ऊर्जा है और दूसरी रासायनिक ऊर्जा है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। इन दोनों का एक दूसरे में परिवर्तन कैसे होता है, विज्ञान की जिस शाखा में इस बात का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत रसायन। क्या बोलते हैं, विद्युत रसायन। विद्युत ऊर्जा मतलब क्या, विद्युत ऊर्जा मतलब क्या, जो हमारे लाइट, जो हमें हम ट्यूबलाइट वगैरह हो गए, बल्ब हो गया, है ना, तो बिजली, बिजली समझते हो ना, उस बिजली से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो बिजली से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, बिजली से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ठीक है, बिजली से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है भाई, लाइट वगैरह आ रही, करंट पास होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन वगैरह जहां सप्लाई होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वगैरह से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कौन सी, विद्युत ऊर्जा। आप इसको ऐसे समझे, जहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट की बात आएगी, विद्युत धारा की बात आएगी, वो विद्युत धारा से संबंधित ऊर्जा जितनी भी, वो सारी किसमें आएगी, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यह तो पहली बात, बिजली से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। दूसरा ये है रासायनिक ऊर्जा। क्या है, रासायनिक। रासायनिक ऊर्जा मतलब कि पदार्थों में निहित जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो आ रही हैं रासायनिक ऊर्जाएं। जैसे कि आप आगे पढ़ने वाले हो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं से जिस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी वही ऊर्जा कहलाएगी रासायनिक ऊर्जा। रसायन का मतलब क्या होता है, पदार्थ अपने आप में एक रसायन कहलाता है, जैसे पानी। ठीक है, रसायन का मतलब क्या, ये समझो, लिखा है ना रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा, तो रसायन का मतलब भी पता होना चाहिए। रसायन का मतलब होता है बच्चों, पदार्थ ही अपने आप में रसायन कहलाता है। जैसे मान लो पानी, अब पानी किस किस से मिलकर के बना हुआ है, पानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर के बना हुआ है और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। इसका मतलब पानी का रसायन क्या है, पानी का रसायन है H2O। तो इसके अंदर जितनी भी निहित ऊर्जाएं हैं वो निहित ऊर्जाएं मुख्य रूप से कौन सी कहलाएंगी, रासायनिक ऊर्जा। अब जैसे मान लो आपने पानी में बिजली सप्लाई की, अब हो सकता है ना पानी का ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, या दोनों हो रहा है, तो जो भी ऑक्सीकरण अपचयन से जिस भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। तो पदार्थ या किसी रसायन, पदार्थ या रसायन में निहित, पदार्थ का मतलब ही रसायन है बच्चों। जैसे मनुष्य, मनुष्य जो है वो विभिन्न प्रकार के परमाणु, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना हुआ। हमारे शरीर में ये त्वचा जो है, त्वचा जो है वो भी किसी ना किसी रसायन से बनी हुई है। हमारी आंखें जो है वो भी किसी ना किसी रसायन से बने हुए हैं। हमारे बाल, हमारे नाखून, प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन भैया एमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एमाइड बॉन्ड है, वो भी क्या है, रसायन है। कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर के अंदर हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा जो लेते हैं, वो सब क्या है, वो सब केमिस्ट्री, वो उनमें निहित ऊर्जा ही क्या कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा। पदार्थ या रसायन में निहित ऊर्जा। तो जब भी बच्चों इनका आपस में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है तो ये किस शाखा के अंदर आता है, विद्युत रसायन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, विद्युत रसायन के अंतर्गत आता है। चलिए, तो जब भी इन दोनों का आदान प्रदान का अध्ययन होगा, रूपांतरण का, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक और रासायनिक का विद्युत ऊर्जा में, तो ये आ जाएगा किसमें, विद्युत रसायन में। चलिए अब आते हैं बच्चों, ये देखेंगे इसकी जरूरत कहां है वो भी देखेंगे। अब आते हैं पहले इस पे, देखो गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल क्या है बच्चों, तो देखो मैं आपको ये बता देता हूं गैल्वेनिक सेल का क्या मतलब। ठीक है, तो देखो आपने बच्चों वो टॉर्च वगैरह और बैटरी के अंदर पेंसिल सेल के बारे में सुना होगा। पेंसिल सेल, पेंसिल सेल के बारे में सुना है। वो पेंसिल सेल टॉर्च के अंदर डाल दिया, टॉर्च के अंदर डाल दिया, तो आपको पता है जैसे आप टॉर्च के अंदर वो पेंसिल सेल डालते हो,
या वो मरकरी सेल, बटन सेल जिसको बोलते हो, छोटे छोटे हमारे घड़ी के अंदर, जैसे घड़ी के अंदर आने वाला सेल कौन सा, मरकरी, बटन सेल। बटन सेल के अंदर जो रसायन होते हैं बच्चों, पदार्थ होते हैं, उनमें ऑक्सीकरण अपचयन होता है। वो ऑक्सीकरण अपचयन क्या है वो मैं बताऊंगा। और वो रासायनिक परिवर्तन किसमें बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में। भाई घड़ी चलती है, किस कारण चलती है, क्योंकि इसके अंदर सेल उपस्थित है। उस सेल के अंदर के जो रासायनिक ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गई, विद्युत ऊर्जा में बदल गई। या मान लो हमारे घरों में टॉर्च जो उपयोग में आता है, उस टॉर्च के अंदर आपने पेंसिल सेल डाल दिया। अब वो पेंसिल सेल जो, इस पेंसिल सेल के अंदर क्या है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा है। उस पेंसिल सेल के अंदर किसी ना किसी प्रकार का पदार्थ आपने भर रखा है, और जहां पे भी पदार्थ होगा वहां ऊर्जा कौन सी होगी, रासायनिक ऊर्जा। तो पेंसिल सेल के अंदर जिस भी प्रकार का पदार्थ है, उस पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा आपको क्या प्रदान कर रही है। टॉर्च से हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है, बिजली उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो प्रकाश या बिजली जो उत्पन्न हो रही है वो किससे उत्पन्न हो रही है, टॉर्च के अंदर जो पेंसिल सेल है उसमें उपस्थित रसायन जो है, रासायनिक ऊर्जा जो है, वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गई, उससे हमको बिजली प्राप्त हो रही है। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर कौन सा है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा जो है, रासायनिक ऊर्जा जो है वो बदलती है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का किसमें परिवर्तन होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण कौन कौन से, जैसे कि पेंसिल सेल है ना, पेंसिल सेल हो गए, ठीक है, मरकरी सेल, बटन सेल, ये सारे किस में आते हैं, गैल्वेनिक सेल में। तो पेंसिल सेल में जो मटेरियल है, पदार्थ है, रसायन है, वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो जब भी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी तो गैल्वेनिक सेल। और विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, उल्टा, बाहर से आपने करंट पास किया, जैसे ऐसे मान लो एक रोड इधर डाली, एक रोड इधर, अंदर ऐसे करंट कैसे दिया, ऐसे करंट देते हो ना आप, तो करंट यहां ऐसे सप्लाई किया, ऐसे, तो करंट आपने दिया और अंदर क्या, ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। तो जैसे आपने बाहर बैटरी लगा दी, अब बाहर बैटरी लगाने के बाद में ऐसे करंट सप्लाई करो, ऐसे रोड पकड़ना नहीं है आपको, इलेक्ट्रोड पकड़ना नहीं है, ठीक है ना। घर पे जाकर के आपने देखा भाई, एक धातु की छड़ को ले लिया, दूसरी धातु की छड़ को हाथ में पकड़ लिया, साथ में आपने बैटरी लगा ली। अब आप मुझे बोल रहे हो सर आपने बोला था प्रयोग करके देखना, मैं प्रयोग करके देख रहा हूं, तो पता चला आप हमेशा परमानेंट ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, तो ऐसे करंट ना लग जाए, है ना। तो ध्यान रखना है, कहने का मतलब बाहर से आप विद्युत धारा देते हो, बाहर से विद्युत धारा दी, विद्युत ऊर्जा दी, बिजली प्रदान की, और जब बाहर से बिजली प्रदान की तब अंदर क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि कार की बैटरी के बारे में सुना होगा। कार की बैटरी जब बच्चों डिस्चार्ज हो जाती है, या मान लो हमारे मोटरसाइकिल की बैटरी, अब मोटरसाइकिल की बैटरी की ऊर्जा खत्म हो गई, वो काम में नहीं आ पा रहा है, तो आप क्या करते हो, आप बाहर उसको बिजली देते हो, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हो, और फिर से उसमें क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो जब बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित की गई और रासायनिक ऊर्जा में बदल गई तो वो किस में आता है, विद्युत अपघटनी सेल। तो बाहर से विद्युत ऊर्जा दी जाएगी और किस में परिवर्तित हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में। इसका उल्टा, गैल्वेनिक सेल का उल्टा, तो यहां पे हम लिखेंगे विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन। यहां क्या होता है, यहां होता है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे कार की बैटरी, कौन सा उदाहरण, क्या, कार की बैटरी, ठीक है। तो जब भी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो तो समझ जाना कि उसको फिर से चार्ज करने के लिए आपको बाहर से ऐसे करंट देना पड़ेगा, और जैसे आपने ऐसे करंट दिया फिर से वो
ऊर्जा मिल जाएगी। मतलब कि विद्युत ऊर्जा को आपने बदला किसमें, विद्युत ऊर्जा को आपने किसमें बदला, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। तो ये आता है विद्युत अपघटनशील में। अब बच्चों आगे की बात करते हैं। ये दोनों ही प्रक्रम के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन। भाई रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा जहां पे भी होगी वहां पे ऑक्सीकरण अपचयन आएगा, रासायनिक ऊर्जा जहां पे भी वहां पे ऑक्सीकरण अपचयन आएगा। इन दोनों को समझने के लिए हमें क्या समझना जरूरी है, ऑक्सीकरण अपचयन को समझना जरूरी है। चलो तो अब बात करते हैं बच्चों आगे की। अब आते हैं हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पे। किस पे, ऑक्सीकरण, पेन चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के अंदर बच्चों सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। अब ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है? अगर मुझे ये टॉपिक समझना है तो मुझे इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा तो मुझे ये समझ में आ जाए। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था को। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था को। चलिए, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो देखो किसी भी तत्व पर उपस्थित आवेश उस तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे सबसे पहला हम देखेंगे प्रथम वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। प्रथम वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब किसी भी तत्व पर उपस्थित आवेश उस तत्व का क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन पे प्लस लिखा तो इसका मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +1 होगी। मान लो मैंने कहीं लिखा सोडियम पे +1 तो सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +1 होगी। मतलब तत्व पर उपस्थित जो भी आवेश है वही आवेश क्या कहलाएगा, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगी। तो चलो इसी क्रम में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, प्रथम वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। क्या पढ़ना है, प्रथम वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। चलो इसमें कौन कौन आता है, तो देखो सोडियम आता है, लिथियम आता है। आपने आवर्त सारणी पढ़ा होगा ना, आवर्त सारणी, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, ये सारे तत्व आते हैं। हाइड्रोजन भी, आप कई बार आप हाइड्रोजन की बात करते हो। इसमें हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था होता है इसमें +1। कितना होता है, +1। तो इसमें हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। चलिए हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। ये OS का मतलब क्या है, OS का मतलब है ऑक्सीकरण अवस्था। तो प्रथम वर्ग के तत्व कौन कौन से, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, इनमें हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों क्या होती है, +1। क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा NaCl। अब NaCl में आपको बोला जाए बताओ सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हमेशा +1 ऑक्सीकरण अवस्था। OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो गई ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होगी, +1। तो NaCl में हमेशा सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे क्या, -1। मतलब कि यहां सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +1 होगी। क्या होगी, +1। ठीक वैसे ही जैसे मान लो आपने दूसरा उदाहरण लिया, जैसे मान लो आपने लिया Na2O। ठीक है, अब यहां आपको सोडियम की बतानी है, तो आपको पता है कि सोडियम की हमेशा क्या होती है, +1 होती है। तो देखो एक सोडियम की +1, 2 सोडियम की कितनी होगी, 2 सोडियम की हो जाएगी +2। एक सोडियम की +1
तो 2 सोडियम की प्लस 2। ऑक्सीजन की मान लो हमें नहीं पता, ऑक्सीजन की मान लो हमें नहीं पता, इसको मान लो x। क्या मान लो? x। मान लो ऑक्सीजन की हमें नहीं पता, इसको x मान लो। और इस पूरे पे आवेश कितना है? 0। तो यहां पे लिख लो बराबर 0। तो इसका आवेश ये पूरा आवेश मिलकर के कितना होगा? 0। क्या होगा? 0। तो +2 + x बराबर 0। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? -2। कितनी हो जाएगी? -2। यहां आ जाएगा -2 और सोडियम की हो जाएगी +1। तो 1 जाएगा यहां, 2 यहां आएगा। तो इस तरह से आप ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो। हमेशा क्षार धातु, इनको हम क्षार धातु बोलते हैं। प्रथम वर्ग के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? क्षार धातु। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षार धातु। क्षार धातु के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होती है? +1। क्षार धातु कौन से वर्ग के तत्व हैं? प्रथम वर्ग के तत्व हैं। इनमें कौन कौन आता है? सोडियम आता है, लिथियम आता है, पोटेशियम आता है, सीजियम आता है। हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था इनकी क्या होगी? +1 होगी। रट करके चले जाओ, क्षार धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +1 होगी। चाहे कोई भी उदाहरण हो, हमेशा क्षार धातु प्रथम वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +1 और वहां पे भी +1। चलो अब बात करते हैं बच्चों आगे की। दूसरा, द्वितीय वर्ग के तत्व। चलो द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्या बोलते हैं बच्चों? क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है बच्चों? हमेशा ये +2 होती है। क्या होती है बच्चों? हमेशा +2। जैसे मान लो, है ना, ये हमेशा क्या है? +2। अब इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आता है देखो, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये सब किस में आते हैं? दूसरे वर्ग में। याद रखनी, आवर्त सारणी याद होनी चाहिए। मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम, ये सारे तत्व, इनमें से कोई भी आ जाते हैं दूसरे वर्ग का तत्व। इसमें हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों क्या होती है? +2। हमेशा क्या होती है? +2। याद रखना है, +2 होती है। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा उदाहरण, मैंने यहां पे उदाहरण लिखा MgO। क्या लिखा? MgO। अब मैग्नीशियम पे हमेशा क्या होगा बच्चों? +2। क्या होगा? +2। अगर मैग्नीशियम पे +2 है तो ऑक्सीजन पे कितना होगा? -2। कितना होगा? -2। भाई इस पूरे पे कुल आवेश कितना है? 0। अगर इस पे +2 है तो इस पे कितना होगा? -2। इसका मतलब मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा? +2, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि मैग्नीशियम जो है वो क्षारीय मृदा धातु है और द्वितीय वर्ग का है। तो ये हो जाएगा +2। तो चलो 2 लोग की हमको याद हो गई। प्रथम वर्ग के तत्व हैं कौन कौन से? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, ये है। इसमें रुबिडियम भी आता है, रुबिडियम, Rb। इन सब की ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों क्या होती है? +1। क्या होती है? +1। द्वितीय वर्ग के तत्व जो हैं, जिनको हम क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, इसकी हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +2। क्या होती है? +2। याद रखना है। इसका जल्दी से फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम आगे की बात कर सकें। जल्दी फोटो खींच लो यहां तक। चल, प्रथम वर्ग के हो गए, द्वितीय वर्ग के हो गए। चलिए अब बात करेंगे बच्चों आगे की। चलिए अब बात करते हैं आगे की। तीसरा, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था। OS का मतलब बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सीडेशन स्टेट अंग्रेजी में बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था हिंदी में बोलते हैं। इसकी हमेशा क्या होती है बच्चों? हमेशा होती है इसकी +3 होती है। क्या होती है? हमेशा +3। जैसे मान लो आपने कोई यौगिक लिखा Al2O3। अब आपको पूछा जाए बताओ यहां पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो आंख बंद करके क्या लिखना है? +3। सोचना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, क्योंकि सर ने बता रखा है +3। तो एल्यूमिनियम की हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? +3 होगी। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, है ना, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा याद रखें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए चौथा, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों सामान्यतया +1 होती है। क्या होती है? +1। सामान्यतया +1 होती है। जैसे कि मान लो
HCl, उदाहरण HCl। अब HCl में क्लोरीन पे -1 होता है और हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? +1। यहां हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +1। क्या हो गई? +1। चलो और बात करते हैं, जैसे मान लो H2O। अब H2 में आपको बोला जाए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, तो H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1 होती है। क्या होती है? +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से +1 होती है, तो आपने इसको लिख दिया +1। अब देखो, अब मान लो आपको ये बोला जाए कि हाइड्रोजन की तो +1 है, बताओ ऑक्सीजन की कितनी है, तो आप कैसे करोगे? देखो, एक हाइड्रोजन की +1, चलो एक हाइड्रोजन की +1, तो यहां कितने? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन की +2 हो जाएगी, प्लस ऑक्सीजन की हमें नहीं पता, X मान लो, बराबर इस पूरे पे आवेश कितना? इस पूरे पे आवेश 0। पानी पे आवेश कितना होता है? 0। तो देखो हाइड्रोजन की +2, X और 0। +2 क्यों आई? क्योंकि एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो 2 पे कितना होगा? +2, तो ये +2 आ गया। तो इसका मतलब X का मान कितना आएगा? -2। तो अगर आपको बोला जाए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो यहां कितना आएगा बच्चों? -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां 2 लिखा है, इस 2 को ऊपर ले जाओ, यहां 2 लिखा और यहां पे 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 जो है ये तो इधर चला जाएगा और 2 उधर क्रॉस हो जाएंगे। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो, ये 1 जो है ये 1 यहां आ जाएगा और ये 2 यहां आ जाएगा, तो 2 यहां 1 यहां, तब भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चों आगे की। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः +1 है, लेकिन कभी कभी ये -1 भी होती है। क्या होती है बच्चों? -1। जैसे मान लो उदाहरण NaH, ठीक है, क्या हो गया? NH। अब NaH में सोडियम पे क्या होता है बच्चों? +1। क्या होता है सोडियम पे? +1। सोडियम क्या है? प्रथम वर्ग का क्षारीय धातु। अभी मैंने आपको बताया था सोडियम पे ऑक्सीकरण अवस्था मैंने कितनी बताई थी? +1। तो हाइड्रोजन पे कितनी हो जाएगी? -1। मतलब कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1। कुछ कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 भी होती है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे की, छठा। अब आता है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए, सामान्यतया ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्यतया ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2। देखो, ये देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -2। सामान्यतया ये कितनी होती है? -2। कितनी होती है? -2। जैसे कि पानी देख लो, पानी। अब पानी के अंदर आपको पता है, पानी के अंदर हमने गणना की तो कितनी आई? -2। तो यहां पे कितनी आ जाएगी? -2। ऐसे क्रॉस भी करोगे तब भी कितना आएगा? -2। -2 आ गया। ठीक है, उदाहरण -2। जैसे मान लो एक और उदाहरण देखते हैं, Na2O। Na2O, तो Na2 में भी ये 2 कहां जाएगा? 2 क्रॉस होकर के ऑक्सीजन पे जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? -2। क्या आ जाएगा? -2। तो ये क्या हो जाएगी? -2। सामान्यतया होती है -2। कभी कभी बच्चों, एक बार मैं पूरा पढ़ा लूं आपको, उसके बाद में आपके जो भी डाउट है वो हम एक एक करके देखेंगे। कभी कभी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है ना -1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। जैसे कि उदाहरण H2O2। चलो H2O2 के अंदर अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी। ठीक है, देखो हाइड्रोजन की कितनी है? हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1। हमें पता है हाइड्रोजन की सामान्यतया कितनी है? +1। तो हाइड्रोजन की +1 है, 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की +1 है, तो 2 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? +2। तो हम यहां क्या लिखेंगे? +2। चलो ऑक्सीजन की हमको नहीं पता, ज्ञात करनी। चलो, तो 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन की X मान लो, तो 2 की कितनी हो जाएगी? +2x बराबर इस पूरे पे आवेश कितना है? 0, बराबर ये हो जाएगा 0। तो अब यहां से आंसर क्या आएगा? 2x बराबर -2, तो x बराबर आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1। मतलब कि ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था -1। मतलब कि कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, जैसे कि ये H2। चलिए, यहां तक की बात स्पष्ट। चलिए अब आगे बढ़ते। इसका फोटो खींचना चाहो तो खींच लो, फोटो खींच लो इसका जल्दी से।
फोटो खींच लो, फिर मैं आपसे भी चर्चा करूंगा, डोंट वरी, है ना, क्विज भी आएगा और आपसे चर्चा भी करूंगा। चलिए फोटो खींच लिया, चलिए आगे की बात करते हैं अब, ठीक है। अब मान लो यदि आपको SO4 -2 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है यह निकालने के लिए बोला जाए, तो जल्दी से मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बता दो कि SO4 -2 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, जल्दी बता दो, बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी यहां पे। ऑक्सीजन की सामान्य रूप से -2 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की सामान्य रूप से -2 है, तो हल, चलो हल करेंगे। ऑक्सीजन की सामान्य रूप से -2, तो देखो मान लो सल्फर की x है, मान लो सल्फर की क्या है x, तो सल्फर की x एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, एक ऑक्सीजन की -2 होती, कितनी होती है -2, तो 4 ऑक्सीजन की कितनी होगी -8, 4 इंटू -2 तो ये हो जाएगी -8, और इस पूरे पर आवेश कितना है -2 बराबर -2, तो यहां से x बराबर कितना आएगा +6, कितना आएगा +6, मतलब कि सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो इस मूलक के अंदर कितनी है +6, तो ऐसे करना है बच्चों, ठीक है। चलो अगला उदाहरण, एक और उदाहरण करो, ZnSO4, यहां पे मुझे जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है ये ज्ञात करके बताओ। चलो जल्दी से लाइव चैट में मुझे कमेंट करके बताओ जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, जल्दी फटाफट, जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, जल्दी बताओ फटाफट। और भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, जल्दी बताओ। जब ये जिंक हो जाए तो फिर मुझे बताना है HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ये बताना है, ठीक है। जब HNO3 में नाइट्रोजन हो जाए तो इसके बाद में मुझे आपको बताना है HClO4 में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। चलो ये सारे करके बताओ फटाफट, जल्दी करके बता दो। यहां जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था देखो अंडरलाइन किया, जहां जहां जो जो अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है ना, जिस जिस को बच्चों करो इसको, जिस जिस तत्व को रेखांकित किया है लाल लाइन से मैंने दिखाया है, वहां पे मुझे ऑक्सीकरण अवस्था जल्दी से बता दो फटाफट। चलो चलो पहला हल करते हैं। आपको ये बात अच्छे से पता है कि SO4 पे क्या है, SO4 पे क्या होता है, हमेशा SO4 पे हमेशा -2, तो SO4 पे -2 है, अगर इस पे -2 है तो जिंक पे क्या होगा +2, सिंपल सी बात भाई, SO4 पे -2 है तो जिंक पे हो जाएगा +2, +2 -2 मिलेंगे तभी तो ये पूरा यौगिक उदासीन होगा। ये पूरा यौगिक उदासीन कब होगा, जब इस पे +2 तो इस पे क्या हो -2, इसका मतलब अगर ये -2 तो इस पे हो जाएगा +2, मतलब कि आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया +2। चलो अब आते हैं इस पे, ठीक है, अब आते हैं इस पे। देखो हाइड्रोजन की मैंने आपको बता रखी, हाइड्रोजन पे होता है +1, कितना होता है +1। नाइट्रोजन की हमको ज्ञात करनी, मान लेते हैं नाइट्रोजन की x है, कितनी है x है। ऑक्सीजन की मुझे पता है, ऑक्सीजन की -2 होती है, एक ऑक्सीजन की -2 है तो 3 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी -6, कितनी हो जाएगी -6, मतलब कि इससे x का आंसर कितना आएगा, चलो x का आंसर कितना आएगा, देखो भाई इस पूरे पे आवेश कितना है, इस पूरे पे आवेश है 0, कितना है 0। चलो तो मैं इसको हल कर रहा हूं, तो ये कितना आ रहा है +1 + x -6, और ये सब बराबर हो जाएंगे, इस पूरे पे कितना आवेश है 0, ये पूरा हो जाएगा 0 के बराबर, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे +5, कितना आ जाएगा +5, मतलब कि ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी +5 हो जाएगी। चलो HClO4 की बात करते हैं, HClO4 रिफ्रेश, HClO4 की बात करते हैं, ठीक है, HClO4 की बात करते हैं। हाइड्रोजन पे होता है +1, क्लोरीन पे पता नहीं, ज्ञात करना है, क्लोरीन पे मान लो x, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 पे हो जाएगा -8,
तो ये हो जाएगा -8। तो ये क्या आ गया, देखो ये क्या समीकरण आ गया, देखो +1 + x -8, और ये पूरा जो है ये पूरा किसके बराबर, 0 के, क्योंकि इस पूरे यौगिक पे कितना आवेश है, इस पूरे यौगिक पे 0 के बराबर आवेश है। उदासीन है यौगिक, उदासीन है। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा +7। इस तरह से आपको बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। ऑक्सीकरण अवस्था आएगी तो हम ऑक्सीकरण अपचयन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलो अब आते हैं बच्चों आगे की बात, एक क्विज पे आते हैं। चलो क्विज दिखा दो इनको, क्विज, चलो क्विज देख लेते हैं बच्चों। चलो क्विज का पहला क्वेश्चन, क्विज का पहला क्वेश्चन, ये रहा क्विज का पहला क्वेश्चन, करिए इसको। H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। चलो नेक्स्ट, अगला, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला है कौन? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? वोल्ट मीटर, अमीटर, विद्युत रासायनिक सेल, या इनमें से कोई नहीं? चलिए चलिए पहला प्रश्न, पहला क्या है, H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था। चलो करते हैं ना, हल करते हैं। एक हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1, एक हाइड्रोजन पे +1, तो यहां कितने, 3 हाइड्रोजन, तो ये क्या लिखेंगे, +3, 3 हाइड्रोजन पे +3। चलो फास्फोरस की हमको ज्ञात करनी है, +x, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 पे -8, -8 बराबर इस पूरे पे कितना आवेश है, उदासीन है, 0 आवेश, बराबर 0। जब इसको हल करोगे तो x बराबर आ जाएगा +5। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा A +5। चलो अगला, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक, रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करेगा? सीधी सी बात है, विद्युत रासायनिक सेल, जिसमें हमको 2 सेल पढ़ने होते हैं, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे की। चलो अब आगे की बात करते हैं। चलिए अब आते हैं बच्चों ऑक्सीकरण अपचयन पे। चलिए अब आते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन पे। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या क्या, ठीक है। चलिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है बच्चों किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होना, यही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। चलो अब देखते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होना बच्चों क्या मतलब है, धनात्मक आवेश में वृद्धि होना। अब देखो एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होने का मतलब है कि उसके धनात्मक आवेश में वृद्धि होना। और अगर बोला जाए ऋणात्मक आवेश में क्या हो, तो ऋणात्मक आवेश में कमी होना, या ऋणात्मक आवेश में कमी होना, कमी होना, ठीक है। चलो इसको देखते, ऋणात्मक आवेश में कमी या धनात्मक आवेश में वृद्धि। चलो जैसे उदाहरण जैसे मान लो जिंक, अब जिंक को आपने बदल दिया Zn+2, किसमें, Zn+2। अब देखो यहां पे जिंक पे आवेश कितना है, 0। कितना आवेश है, 0। 0 से इस पे आवेश कितना हो गया, +2। यहां धनात्मक आवेश नहीं था, यहां पे धनात्मक आवेश में बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई। तो धनात्मक आवेश में बढ़ोतरी, धनात्मक आवेश में बढ़ोतरी होना मतलब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होना, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्यों ऑक्सीकरण है
ये ऑक्सीकरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे धनात्मक आवेश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले 0 था, अब कितना हो गया? +2। धनात्मक आवेश यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे धनात्मक आवेश कितना हो गया? +2। मतलब कि धनावेश में वृद्धि, धनात्मक आवेश में वृद्धि, तो ऑक्सीकरण। चलो एक और देखते हैं। जैसे मान लो आपको दिया गया है यहाँ पे Fe+2 से Fe+3, +2 से +3। अब देखो, अब बताओ लाइव चैट में जल्दी बताओ, क्या यहाँ पे धनात्मक आवेश में वृद्धि है तो ऑक्सीकरण बोल सकते हैं? देखो देखो, हाँ x की जगह परमाणु लिख सकते हैं, x की जगह परमाणु लिख। देखो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, मतलब कि यहाँ धनात्मक आवेश +2 है और यहाँ धनात्मक आवेश +3 है। तो धनात्मक आवेश में क्या हो रही है? धनावेश में वृद्धि हो रही है, धनावेश में वृद्धि। और वृद्धि है तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम यहां पे थे, इसमें मैंने सबसे पहले लिखा था ऑक्सीकरण। थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, और एक मैंने बताया था आपको ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन, अपचयन के बारे में भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना, वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, अब ये ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना से मतलब क्या, इसका क्या मीनिंग है? तो आप ये समझो, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना बोलो या धन आवेश में वृद्धि बोलो, एक ही बात है। ठीक है, धनावेश में वृद्धि, मेरे साथ लिखते जाओ, आप लिखते जाओ और समझते जाओ। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि बोलो या धनावेश में वृद्धि बोलो, एक ही बात है। तो या तो धनावेश में वृद्धि बोल दो तो हो जाएगा ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, या फिर ऋण आवेश में कमी बोल दो, ऋण आवेश में कमी। आप खुद सोचिए कि यदि धनावेश बढ़ेगा तो ऋणावेश क्या होगा? कम ही होगा ना भाई, दोनों उल्टे। अगर मान लो किसी पे आपने धनावेश बढ़ा दिया तो ऋण आवेश क्या होगा? कम ही होगा, सीधी सी बात है। तो अगर आपको बोला जाए ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, तो समझ जाना कि धनावेश तो बढ़ेगा और ऋण आवेश कम होगा। चलो उदाहरण देखते, इसके मैंने आपको उदाहरण भी बताए थे। जैसे कि मान लो जिंक, जिंक से क्या बनता है? मान लो कहीं पे जिंक +2 लिखा हुआ है, तो यदि जिंक से जिंक +2 लिखा हुआ है तो देखो यहां पे आवेश कितना है? 0। कितना है? 0। और यहां पे आवेश कितना है? +2। मतलब कि यहां पे क्या हो गया? धनावेश में वृद्धि, धनावेश में वृद्धि। यहां पे 0 था और यहां पे आवेश बढ़ करके +2 हो गया, धन में 2 हो गया, +2, प्लस में आवेश बढ़ गया और प्लस में बढ़ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। अब कई बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, है ना। कई बच्चों के दिमाग में बात आ सकती, सर हमने तो ये पढ़ा है कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। बिल्कुल सही पढ़ा है। अब आप खुद सोचिए, किसी का धनावेश कब बढ़ेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तभी तो धनावेश बढ़ेगा। तो अगर कहीं आपने ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण होता है, वो भी सही है, और उसका दूसरा मतलब यही है कि धनावेश में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही। क्योंकि आप खुद सोचो कि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आ जाएगा +2। मतलब कि यहां पे धनावेश बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो या तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बोलो या धनावेश में वृद्धि बोलो, एक ही बात है। चलो फिर आगे की बात करते हैं अपचयन। चलो अपचयन की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। अपचयन, अब अपचयन में उल्टा होता है। अपचयन में इस परिभाषा का उल्टा कर दो। किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में यहां वृद्धि लिखा हुआ है
तो अपचयन में क्या कर दो, कमी कर दो। तो यहां आ जाएगा किसी, तो ये परिभाषा लिखनी, किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में कमी। ठीक है, अब किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में कमी होना, ये क्या हो जाएगा, अपचयन। वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण, कमी होगी तो अपचयन। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी बोलो, या दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, धनावेश में कमी। क्या बोल सकते हैं, धनावेश में कमी। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी का मतलब होता है धनावेश में कमी, या ऋण आवेश में क्या हो जाएगा, ऋण आवेश में वृद्धि। चलो अब देखते हैं इसका उदाहरण। चलो उदाहरण, जैसे मान लो आपने कहीं देखा कॉपर +2 था, और कॉपर +2 से बन गया कॉपर। क्या बन गया, कॉपर। इसका मतलब पहले आवेश कितना था बच्चों, +2, अब आवेश कितना हो गया, 0। तो पहले आवेश धनावेश में +2 था, धन आवेश पहले +2 था, अब कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कि धनावेश में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो धनावेश पहले +2 था, अब धनावेश है ही नहीं, 0 हो गया आवेश, मतलब कि धनावेश में कमी। और धनावेश में कमी मतलब कि क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण अंक में कमी। और ऑक्सीकरण अंक में कमी मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन। तो ये क्या है बच्चों, ये होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। सिंपल सी बात है, ऑक्सीकरण अंक में कमी मतलब कि धनावेश में कमी, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि मतलब कि धनावेश में वृद्धि। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये बात पता है तो आप आसानी से ऑक्सीकरण अपचयन को पहचान सकते हो। चलिए जैसे कि मैं उदाहरण बताता हूं, कुछ उदाहरण। जैसे कि एक उदाहरण लिखिए, उदाहरण जैसे मान लो एक अभिक्रिया दी है मैंने आपको, जिंक प्लस कॉपर +2, यहां से बनता है जिंक +2 और ये हो जाएगा कॉपर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे जिंक पे आवेश कितना है, 0। कितना है, 0। यहां पे जिंक पे आवेश कितना हो गया, प्लस में 2 हो गया। तो 0 से +2 मतलब कि पहले 0 था, अब +2 हो गया। तो जिंक +2 में जो परिवर्तन है इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। धनावेश में वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से कॉपर +2, देखो कॉपर +2 है तो यहां +2, और +2 से ये किस में जा रहा है, +2 से ये जा रहा है 0 में। तो +2 से जब 0 होगा तो धनावेश में क्या हो गई, कमी। देखो यहां धनावेश प्लस में 2, यहां धनावेश है ही नहीं, 0, मतलब कि यहां क्या हो जाएगा, अपचयन, धनावेश में कमी। इस तरह से। चलो और उदाहरण देखते हैं। अच्छा एक चीज और, आपने कई जगह पर यह नाम सुना होगा, रेडॉक्स। क्या सुना होगा, रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीकरण जब दोनों साथ साथ हो तो इन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यदि किसी एक ही अभिक्रिया में आपने ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों को दिखा दिया तो इन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। परिभाषा की जरूरत नहीं है क्योंकि परिभाषा, इस पे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, कभी भी नहीं पूछी जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा पूछने की उसको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए आ रहे हो, इसको ही बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं। और अगर आ भी जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं, चलो मैं लिख ही लेता हूं, है ना, ताकि आपको ये ना हो कि यार सर ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। चलो लिख लेते हैं, ऑक्सीकरण लिख ही लेते, चलो ऑक्सीकरण तथा अपचयन यदि दोनों किसी अभिक्रिया में प्रदर्शित हो तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स
अभिक्रिया कहलाती है। बस सिंपल। ठीक है, चलो एक और उदाहरण देखते हैं। चलिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये दिया गया है FeS, एक सेकंड मैं इसको सही लिख लेता हूं। चले एक और उदाहरण लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे आपको बताना है ये जो उदाहरण मैं लिखने वाला हूं इसमें कहां ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां अपचयन हो रहा है, ये बताना मुझे। चलिए, इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है ये बताना। चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसको मुझे, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। देखो क्या आएगा आंसर, सोचो। देखो किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन। ठीक है, शुरू करें अब। देखो अगर कॉपर सल्फेट की बात करूं तो आप अच्छे से जानते हैं कि SO4 पे आवेश होता है -2। कितना आवेश होता है SO4 पे -2। अगर SO4 पे -2 है तो कॉपर पे कितना होगा +2। SO4 पे -2 तो कॉपर पे हो जाएगा +2 और +2 -2 दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 0। +2 -2 कितना होता है 0। ये दोनों मिलकर के पूरे यौगिक पे हो जाएगा 0। तो अगर यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे हो जाएगा +2। अब देखो कॉपर +2 में है और +2 से यहाँ पे कॉपर पे क्या आवेश है 0। क्या आवेश है 0। कॉपर पे यहां आवेश +2 है, यहां पे कॉपर पे आवेश 0 है, मतलब कि यहां धनावेश है 2 में, यहां धनावेश नहीं है। धनावेश में क्या हो रही है कमी, मतलब क्या हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा अपचयन। सीधी सी बात है, अगर धनावेश में कमी हो रही है तो अपचयन। कॉपर +2 में था और यहां आ रहा है 0, धनावेश कम हो गया। चलो यहां बात करते हैं, यहां लोहे पे 0 है, लोहे पे यहां पे कितना है 0 और यहां लोहे पे है +2। कितना है +2। भाई SO4 पे अभी बताया ना, SO4 पे -2 है। SO4 पे यदि -2 है तो लोहे पे यहां हो जाएगा +2। तो अब देखो लोहे पे यहां 0 है, लोहे पे यहां +2 है, तो 0 से +2, 0 से +2, 0 से +2 मतलब कि धनावेश में वृद्धि। धनावेश में वृद्धि और धनावेश यहां पे बढ़ रहा है, इसीलिए इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहां पे 0 से ये किस में जा रहा है +2 में, धनावेश बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। चलिए ये नोट कर लें आप, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, जिसका देखो एक खास बात और बताता हूं, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या होता है अपचायक। याद रखें उल्टा है, उल्टा है। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे क्या बोलेंगे अपचायक, और जिसका अपचयन होगा, नोट कर ले इसको, जिसका अपचयन होगा वह क्या कहलाएगा ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा ऑक्सीकारक। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या होता है ऑक्सीकरण जिसका होगा वह अपचायक और जिसका अपचयन होगा वह ऑक्सीकारक। चलो अब देखते कौन अपचायक है कौन ऑक्सीकारक। देखें देखो कॉपर +2 से जा रहा है कॉपर में 0 में, तो कॉपर +2 से चला गया 0 में, इसका मतलब ये CuSO4 जो है उसका कॉपर +2 जो है उसका क्या हो रहा है धनावेश में कमी, मतलब कि क्या हो रहा है अपचयन। जिसका अपचयन होता है, अपचयन किसका हो रहा है कॉपर सल्फेट का। क्यों, क्योंकि कॉपर +2 में था और अब चला गया है 0 में, मतलब कि +2 से 0 में जो जाएगा उसका होगा अपचयन। और अगर इसका अपचयन हो रहा है तो देखो जिसका अपचयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, देखो क्या लिखा है ऑक्सीकारक। तो ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे ऑक्सीकारक। चलिए अब यहां देखो लोहा किस में दे रखा है 0 में और किस में आ गया +2 में, धनावेश में वृद्धि हो गई
और धनावेश में वृद्धि तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम अपचायक बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण हो रहा है, इस लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपचायक। क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी। तो जिसका अपचयन होगा वो तो हो जाएगा ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वह हो जाएगा अपचायक। बस ये बात अगर हमको पता है तो बस हमारे लिए ये मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर ले। और जल्दी से मुझे ये जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया में मुझे ऑक्सीकारक अपचायक बता दे। पहली अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचायक, जल्दी से मुझे ये ऊपर वाली अभिक्रिया, जो पहला उदाहरण है ना, इस पहले उदाहरण के अंदर आप मुझे ऑक्सीकारक अपचायक बता दें। जल्दी से लाइव चैट में मुझे लिख करके बताएं ऑक्सीकारक अपचायक कौन कौन है। चलिए मैं आपके आंसर देख रहा हूं। ये पहली अभिक्रिया में ऑक्सीकारक अपचायक कौन है, जल्दी बता दो फटाफट, ताकि हम आगे मानक विद्युत वाहक बल पे, और हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो जल्दी देखो, देखो किसका कौन अपचायक है और कौन ऑक्सीकारक है। देखो हाँ, कौन अपचायक है फर्स्ट पहले उदाहरण में और कौन ऑक्सीकारक, ये बताना है। कौन अपचायक कौन ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और अपचायक ये बताना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। हाँ लिखते जाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। चलो अब देखो बच्चों, अब देखना है यहाँ पे, देखो जिंक पे आवेश कितना है 0, और यहां जिंक पे आवेश कितना है +2। धनावेश में वृद्धि मतलब हो गया ऑक्सीकरण। यदि धनावेश में वृद्धि हो रही है मतलब कि ऑक्सीकरण, तो जिंक के धनावेश में वृद्धि मतलब कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक, उल्टा चलता है, ऑक्सीकरण जिसका होगा वो अपचायक होगा, और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा। ये अपचायक हो गया, तो अब बच्चों इसका क्या हो रहा है, देखो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। अगर कॉपर +2 का अपचयन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जिसका अपचयन हो रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीकारक। बस ठीक है, हटा दो, ठीक है ठीक है, बस ये हो जाएगा, हटा दो। ठीक है, इसको हटा दीजिए आगे चैट को। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बच्चों आगे बात करते हैं। चलो अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। अब हमको दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना आज, देखो देखो ये वाला टॉपिक पूरा हो गया, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। क्या पढ़ने वाले हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं दोनों को कंप्लीट कर लूं, तो आप मेरे साथ में पूरा कंसंट्रेशन ध्यान यहां लगाना। इन दोनों को मैं एक साथ कंप्लीट करूंगा, देखो कोशिश मेरी रहेगी इन दोनों को एक साथ कंप्लीट करने की। चलो अब इन दोनों को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत ज्ञान किसका लेना पड़ेगा, गैल्वेनिक सेल का। किसका लेना पड़ेगा, गैल्वेनिक सेल का। अब आप मुझे बोलोगे सर गैल्वेनिक सेल तो सिलेबस में है ही नहीं, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो। देखो सीधी सी बात है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए उनका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो गैल्वेनिक सेल इन दोनों का क्या है, एक तरह से इतिहास है। यदि मैं गैल्वेनिक सेल को थोड़ा बहुत नहीं समझूंगा ना, तो मुझे ये वाली दोनों बातें समझ में नहीं आएगी। तो अच्छा है ना कि यार मैं इसको सीधा आपको रटवाऊं, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा इसको गैल्वेनिक सेल को देख लेते हैं, ताकि गैल्वेनिक सेल भी हमारा हो जाएगा। जरूरत नहीं है वैसे तो, सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी तो गैल्वेनिक सेल जैसे ही होगा तो हमारे लिए सेल का विद्युत वाहक बल निकालना बहुत आसान हो जाए। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है उसका हम ज्ञान ले लेते हैं। चलो ये रहा आपका गैल्वेनिक सेल का बहुत सुंदर सा चित्र, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं इसको। इसका एक नाम और है डेनियल सेल। क्या बोलते हैं, डेनियल सेल। ठीक है, अब पूरा ध्यान यहां पे लगाना बच्चों। ठीक है, ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं करनी। देखो फिर बता रहा हूं, ज्यादा इस पे पीएचडी नहीं करनी, ज्यादा इस पे पीएचडी नहीं करनी। क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, पढ़ क्यों रहे हैं, वो वाली बात दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि हमारे सिलेबस में मानक सेल का मानक विद्युत वाहक बल है, उसको समझने के लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है।
तो आप सुनते जाओ, समझते जाओ, जितना बता रहा हूं उसको आप ग्रहण करते जाओ ताकि हमारे आगे की चीजें आसान हो। देखो ये है भैया गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल का मैंने आपको परिभाषा बता रखा है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में। चलिए सुनते जाना, अभी आपका सेल का मानक विद्युत वाहक बल भी आएगा और मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आ जाएगा। ठीक है, सुनते जाओ। देखो आपको यहां पे पहले तो मैं बनावट बताऊंगा, पहले तो हम देखेंगे कि बनता कैसे, क्या क्या इसमें उपस्थित है, क्या क्या उपस्थित नहीं है, और क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर। बनावट देखेंगे, पहले हम देखेंगे बनावट इसकी, और बनावट देखने के बाद में दूसरे पद में हम देखेंगे क्रियाविधि इसकी। क्या देखेंगे? क्रियाविधि। ये कार्य कैसे करता है, दो स्टेप में, दो पदों में हमको देखना है। पहले बनावट, ये बना हुआ कैसे है, और दूसरा हमको देखना है क्रियाविधि। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो आप देखो बाईं तरफ एक जो बीकर है, उस बीकर में जिंक की इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड का मतलब क्या? धातु का छड़। ये क्या है? जिंक धातु की छड़। और धातु की छड़ का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोड। क्या होता है? इलेक्ट्रोड। तो धातु की छड़ का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोड। तो ये किसका इलेक्ट्रोड है? किसकी धातु की छड़ है? ये जिंक धातु की छड़ है, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है। चलो बाईं तरफ, और ये जिंक इलेक्ट्रोड बच्चों जिंक आयन के विलयन में डूबा हुआ है। एक बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने ZnSO4 का विलयन ले लिया, और उस विलयन के अंदर कौन डूबा हुआ है? ये जिंक धातु की छड़। ये तो हो गया बाईं तरफ का हिसाब किताब। चलो अब आते हैं दाईं तरफ के हिसाब किताब पे। ये है कॉपर धातु की छड़। किसकी छड़? कॉपर धातु की छड़। धातु की छड़ का दूसरा नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। अच्छा इलेक्ट्रोड क्यों बोल रहे पता है? क्योंकि इस धातु की छड़ में किसका प्रवाह होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रोड तो एक ऐसी रोड, इलेक्ट्रोड तो रोड, रोड मतलब कि धातु की छड़, और इलेक्ट्रॉन आगे इलेक्ट्रॉन लगाओ ना, तो इलेक्ट्रॉन प्लस रोड, तो ऐसी रोड, ऐसी धातु की छड़ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो ये हो गई भैया कॉपर धातु की छड़। चलो अब बात करते हैं आगे। जिंक धातु की छड़, कॉपर धातु की छड़। कॉपर धातु की छड़ जिस विलयन में डूबी हुई है, वो विलयन इस कॉपर आयन का, जिस धातु की छड़ है उसी धातु के आयन का विलयन होना चाहिए। यहां पे जिंक धातु की छड़ थी, तो जिंक धातु का आयन यहां पे उपस्थित था। यहां पे कॉपर धातु की छड़ है, तो कॉपर धातु का आयन यहां पे उपस्थित होता है। तो ये बात ध्यान रखें, गैल्वेनिक सेल में आपने धातु की छड़ जिसकी ले रखी है ना, उसी धातु के आयन का यहां क्या होना चाहिए? विलयन। यहां कॉपर की छड़ है, तो कॉपर के ही आयन का, मूलक का यहां क्या होना चाहिए? विलयन। चलो तो ये कॉपर सल्फेट और ये हो गया जिंक सल्फेट। चलो ये तो बनावट का पहला भाग। उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को एक वायर के माध्यम से, ये तार के माध्यम से, तार के माध्यम से बीच में एक बल्ब लगा रखा है। तार के माध्यम से और बल्ब के माध्यम से इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। अब दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पे बल्ब क्या कर रहा है ना, ये लट्टू यहाँ पे क्यों लगा रखा है? बहुत आसान सा प्रश्न है कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से संबंधित कोई चर्चा होती है, मान लो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित होते हैं, अगर यहाँ तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो इससे ये बल्ब क्या करने लग जाएगा? जलने लग जाएगा। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है? मुझे बल्ब के जलने से पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मुझे देखो ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, चलते 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 मुझे दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ बल्ब लगाया तो अब बल्ब के जलने से हमें पता चल जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो बस बल्ब को लगाने का उद्देश्य विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, उस बात को जानने के लिए। चलो अब बात करते हैं आगे की। बीच में यहाँ क्या है? यहाँ एक साल्ट ब्रिज होता है बच्चों, लवण सेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण सेतु।
ये क्या काम करता है, इस बात को हम दूसरे भाग में समझेंगे। किसमें समझेंगे? क्रिया विधि में। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं? बनावट। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं? बनावट। अभी कोई भी ये ना पूछे कि सर लवण सेतु का क्या काम है, क्योंकि आप लोगों की आदत है बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहते हो, है ना। तो आप समझो पहले। तो पहले तो बनावट, यहाँ जिंक धातु की छड़ ZnSO4 के विलयन में, कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में, दोनों को तार से और बल्ब के माध्यम से जोड़ दिया और दोनों का यहाँ परिपथ पूरा करने के लिए एक लवण सेतु ले रखा। ठीक है, इस लवण सेतु के अंदर क्या होता है? इस लवण सेतु के अंदर KCl का विलयन होता है। किसका विलयन होता है? KCl का, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन, KCl। ठीक है, ये KCl है बच्चों, KCl पोटेशियम क्लोराइड, प्लस यहाँ पे अगार होता है। क्या होता है? अगार। अगार। अब दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि ये अगार अगार क्या है ना। चलो, ये होता है अगार। क्या होता है? अगार। अगार। अब दिमाग में प्रश्न आ सकता है ये अगार क्या है? तो अगार एक जेली नुमा पदार्थ होता है। आप तो बस इतना ध्यान रखो, क्योंकि हमारे सिलेबस में गैल्वेनिक सेल तो है नहीं, इसलिए इस पे ज्यादा रिसर्च करनी नहीं है। लेकिन ये होता क्या है? जेली नुमा, गाढ़ा, विस्कशान पदार्थ होता है ये बहुत। तो ये अगार अगार और ये KCl, ये इसमें भरा होता है। चलो, ये हो गई बनावट। अब क्या होता है बच्चों, सुनना, जिंक धातु जो है वो कॉपर धातु की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्या होता है? ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब ज्यादा शक्तिशाली होता है का क्या मतलब है? ज्यादा शक्तिशाली होने का मतलब यह है कि जिंक धातु की छड़ है वो कॉपर धातु की छड़ की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होती है। क्या होती है? ज्यादा क्रियाशील होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। अधिक होती है। या हम ये बोल दें कि जिंक जो है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा क्रियाशील है। और जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो हमेशा क्या प्रदर्शित करता है? ऑक्सीकरण। क्या प्रदर्शित करता है? ऑक्सीकरण। तो जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक की छड़ पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब जिंक की छड़ इसका मतलब क्या प्रदर्शित करेगी? ऑक्सीकरण। और कॉपर की छड़ जो है वो कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील। और जो कम क्रियाशील होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? अपचयन। क्या प्रदर्शित करता है? अपचयन। ठीक है, तो ये कम क्रियाशील और ये कम क्रियाशील अपचयन दिखाएगा, और ये है अधिक क्रियाशील जो क्या दिखाएगा? ऑक्सीकरण दिखाएगा। चलो ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं क्रियाविधि, दूसरा भाग क्रियाविधि। तो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील है, ऑक्सीकरण दिखाएगा, और कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है, अपचयन दिखाएगा। चलो, जिंक यदि ऑक्सीकरण दिखाएगा तो देखो क्या होगा। तो जिंक जो है वो ऑक्सीकरण दिखाएगा तो किसमें बदल जाएगा? Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। किसमें? Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा। देखो क्या हो रहा है, इसके धनावेश में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। धनावेश में वृद्धि हो रही ना, यहाँ पे 0 है आवेश, यहाँ पे +2 है, मतलब कि धनावेश क्या हो गया? बढ़ गया। धनावेश में वृद्धि मतलब कि क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण। क्यों कर रहा है? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है। चलो, अगर ये ऑक्सीकरण करेगा तो अब देखो क्या होगा। जिंक धातु ने ऑक्सीकरण किया, जिंक धातु ने ऑक्सीकरण किया। अब अगर ये जिंक धातु ऑक्सीकरण करेगी तो देखो, जिंक धातु ऑक्सीकरण करके क्या देगी? Zn+2 देगी। क्या देगी? Zn+2। ये Zn+2 कहां पे उपस्थित है? विलयन के अंदर उपस्थित है। कहां उपस्थित है? विलयन में। मतलब कि जिंक का अगर ऑक्सीकरण होगा तो ये ऑक्सीकरण करके कहां जाएगा? विलयन में जाएगा। कहां जाएगा? विलयन में। तो ये देखो विलयन में Zn+2 बनता है ऐसे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और ये यहां वायर से होते हुए किस तरफ प्रवाहित होंगे?
कैथोड की तरफ प्रवाहित होंगे। किस तरफ प्रवाहित होंगे? कैथोड की तरफ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे वहां से ऑक्सीकरण के माध्यम से आएंगे और किसकी तरफ आएंगे? कैथोड की तरफ। तो जिंक ने अपना ऑक्सीकरण दिखाया और ऑक्सीकरण से क्या निकलते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या निकलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां धातु की छड़ पर आ जाएंगे और धातु की छड़ से प्रवाहित होकर के कहां जाएंगे? कॉपर की छड़ पे जाएंगे। कहां जाएंगे? कॉपर की छड़ पे जाएंगे। जिंक की छड़ ने यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन छड़ पे आएंगे तो जिस भी छड़ पे इलेक्ट्रॉन आए मतलब कि उस छड़ पे चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? माइनस। तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस छड़ पे छोड़ दिए। भाई जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है। अब ऑक्सीकरण करेगा तो इस ऑक्सीकरण के दौरान ये कितने इलेक्ट्रॉन इस छड़ पे छोड़ देगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। कितने छोड़ देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इस जिंक की छड़ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, किसके माध्यम से? ऑक्सीकरण के माध्यम से। तो इससे क्या होगा? इससे 2 इलेक्ट्रॉन आने से इस छड़ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा या ऋण आवेश, ऋणात्मक ध्रुवीयता आ जाएगी। ध्रुवीयता बोलो, आवेश बोलो, एक ही बात है। तो इस छड़ पर क्या आ गई? ऋणात्मक ध्रुवीयता आ गई। जिस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उस छड़ को बोला जाता है बच्चों एनोड। क्या बोला जाता है? एनोड। क्या बोला जाता है? एनोड। तो जिस भी छड़ पर ऑक्सीकरण होगा उस पर एनोड बोला जाएगा उसको। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ये देखो स्वर AEIOU, तो स्वर होता है वोवेल, स्वर है ये। तो स्वर, ऑक्सीडेशन का O एक तरह का स्वर है और एनोड का जो A है ये A भी क्या होता है? ये A भी एक प्रकार का क्या है? स्वर है। तो स्वर जहां होगा वहां पे स्वर होगा। तो ऑक्सीडेशन के साथ में एनोड लगा हुआ है। एनोड जहां भी होगा तो एनोड का ए क्या है? स्वर। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। एनोड पे ऑक्सीडेशन है या कैथोड पे ऑक्सीडेशन है, ये याद रखने का क्या तरीका है? तो एनोड का ए जो होता है वो स्वर होता है और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का ओ जो होता है वो भी स्वर होता है। तो स्वर के साथ स्वर होना चाहिए, ये ध्यान रखो आप, ऐसे याद रखना। तो देखो यहां पे क्या हुआ? यहां पे जिंक की छड़ ने ऑक्सीकरण किया, Zn+2 में बदल गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां रह गए? छड़ पर रह गए। भाई ऑक्सीकरण के दौरान क्या निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन छड़ पर रह गए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन छड़ पर आए, इसका मतलब छड़ पर आवेश कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणात्मक आवेश हो गया। तो इसका मतलब इस छड़ पर ध्रुवीयता क्या हो गई? ध्रुवीयता बोलो, आवेश बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ध्रुवीयता मतलब कि सिरा, एक धनात्मक सिरा, एक ऋणात्मक सिरा। तो इस सेल के 2 सिरे, एक दायां सिरा है, एक बायां सिरा है। तो ये बायां वाला सिरा कौन सा आवेशित है? ऋणात्मक आवेशित। अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इस छड़ पर आए, ये छड़ से निकल करके 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, कॉपर में पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ। तो विद्युत धारा का प्रवाह कहां से कहां होगा? कैथोड से एनोड की तरफ, उल्टा चलता है दोनों। अब क्या हुआ देखो, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, एनोड से निकलने वाले 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कॉपर की तरफ, कैथोड की तरफ जाएंगे। ये हो गया कैथोड। तो कैथोड किसका बना हुआ है? कॉपर छड़ का कैथोड बना हुआ। तो कैथोड की तरफ जाएंगे। अब देखो विलयन में क्या उपस्थित है? कॉपर +2। क्या उपस्थित है? कॉपर +2। अब ये कॉपर +2, यहां से आने वाले ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर +2 क्या करेगा? ग्रहण करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा। यहां से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 ने, विलयन के कॉपर +2 ने अपनी तरफ आकर्षित किए। कैसे आकर्षित किए? कॉपर पे प्लस में 2 है, तो प्लस में 2
और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के माइनस को कॉपर के प्लस ने क्या किया, आकर्षित किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर पे आ गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा कॉपर के प्लस 2 आवेश ने 2 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। कॉपर कम क्रियाशील है, उसका क्या हो गया, अपचयन। तो कॉपर वाली छड़ पर क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपचयन। तो यहां होता है ऑक्सीकरण, वहां होता है अपचयन। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए। ठीक है, चलो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक है, अब देखो बच्चों, यदि यहां पे माइनस है तो देखो इलेक्ट्रॉन यहां से एनोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाली छड़ कौन है, कैथोड। कैथोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहां से अपनी तरफ बुला रहा है। भाई ये रहा कैथोड, ये कैथोड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है ना। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को कैथोड जो है, ये वाला कैथोड अपनी तरफ बुला रहा है। तो इस पर कौन सा आवेश होगा, इस पर धनात्मक आवेश होगा, तभी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाएगा। मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां छड़ पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस पर धनात्मक ध्रुवीयता है। कौन सी ध्रुवीयता है, धनात्मक ध्रुवीयता। तो कैथोड पर धनात्मक ध्रुवीयता, एनोड पर ऋणात्मक ध्रुवीयता। तो कैथोड पर धनात्मक, एनोड पर ऋणात्मक। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलेंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे और कैथोड पर जाकर के इस कॉपर प्लस 2 को क्या करेंगे, अपचयित करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए बाहरी परिपथ, ये बाहर की तरफ ये कार्यक्रम जो चल रहा है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी, लवण सेतु की। किसकी, लवण सेतु की। अच्छा आप खुद मुझे बताइए, लवण सेतु यहां पे क्यों उपयोग में लिया गया होगा, आप सोचे थोड़ा। ये लवण सेतु इसलिए उपयोग में लिया गया है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां तो चले गए, लेकिन भैया ये परिपथ पूरा भी तो, परिपथ का मतलब क्या होता है, बंद चक्र। परिपथ कब पूरा होगा, जब वो बंद होगा। सर्किट क्लोज कब होगा, सर्किट बंद कब होगा, जब वो इधर वाला सिरा और इधर वाला सिरा दोनों को आपस में जोड़ोगे। पूरा परिपथ बंद होना चाहिए ना, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ हमेशा बंद होना चाहिए। यदि आपने लवण सेतु नहीं लिया होता, सोच लो ये लवण सेतु नहीं है, तो ये और ये दोनों विलयन आपस में जुड़े हुए नहीं होते। अगर इन दोनों विलयनों को आपस में आप नहीं जोड़ोगे लवण सेतु के द्वारा, तो परिपथ पूर्ण कैसे होगा, और परिपथ पूर्ण नहीं हुआ तो विद्युत धारा का प्रवाह इस परिपथ में कैसे हो पाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए परिपथ पूरा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो जो विलयन यहां दे रखा है और जो विलयन यहां है, इन दोनों को एक लवण सेतु द्वारा क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ताकि यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन यहां जाएं और फिर से ये पूरे परिपथ को पूरा करके फिर इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, फिर यहां गए, फिर लवण सेतु के माध्यम से ये आयन यहां आएंगे, फिर ऐसे चलता रहेगा, पूरा परिपथ चलता रहेगा। तो ये पूरी घटना है गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत। ठीक है, एनोड पर कौन सी ध्रुवीयता है, ऋणात्मक ध्रुवीयता। कैथोड पर कौन सी ध्रुवीयता है, धनात्मक ध्रुवीयता। मतलब कि कैथोड पर शक्ति बहुत ज्यादा, धनात्मक ध्रुवीयता का मतलब ज्यादा शक्ति और ऋणात्मक ध्रुवीयता का मतलब कम। तो उच्च विभव, धनात्मक मतलब कि उच्च विभव। आप कहीं पे मान लो मैंने क्या बोला, भाई ये कौन सा आवेश है बताओ, ये धनात्मक आवेश है। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो इस पर कौन सा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश। इस पर कौन सा होगा, धनात्मक आवेश। भाई धनात्मक होगा तभी तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे तो उनको आकर्षित करेगा ना इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब ये धनात्मक आवेश, ये ऋणात्मक आवेश। और हमेशा जहां पे आवेश धनात्मक है वो सिरा क्या कहलाता है, उच्च विभव वाला। क्या कहलाता है, उच्च विभव वाला। और जो सिरा ऋणात्मक आवेशित है वो कहलाता है निम्न विभव वाला। क्या कहलाता है, निम्न विभव वाला। तो एनोड हो जाएगा निम्न विभव पे, कैथोड हो जाएगा उच्च विभव पे। इसका मतलब यदि दोनों के बीच में विभवांतर निकालना है, दोनों के बीच में विद्युत वाहक बल निकालना है, दोनों के बीच में विभव का अंतर निकालना है, तो यहां पे जो उच्च विभव है उस उच्च विभव में से निम्न विभव को क्या कर दो, माइनस कर दो। मान लो यहां पे उच्च विभव +10 है, +10 वोल्ट है, और यहां मान लो निम्न विभव कुछ -5 वोल्ट है, -5 वोल्ट।
तो आप क्या करोगे, 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट को माइनस, मतलब कि उच्च विभव में से निम्न विभव को माइनस करोगे तभी तो विभवांतर आएगा। इसका मतलब अगर मुझे इस पूरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो ये जो उच्च विभव है उसमें से निम्न विभव को क्या करना होगा, माइनस, तभी तो भैया दोनों के बीच में विभव का अंतर आएगा। इस सेल का विभव का अंतर क्या होगा, उच्च विभव में से निम्न विभव को माइनस कर दो, और जो विभव का अंतर है उसे ही बोला जाता है बच्चों विद्युत वाहक बल। मतलब कि यहां पे आप अगली स्लाइड में लिखेंगे कि सेल का, कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का विभवांतर बराबर क्या लिखेंगे, उच्च विभव माइनस निम्न विभव। और ये जो विभवांतर है बच्चों, इसी विभवांतर का एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है EMF, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। तो ये EMF बराबर क्या हो जाएगा, उच्च विभव माइनस निम्न विभव। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं ई चिन्ह से, EMF को ई चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और ये EMF जो है वो किसका है, सेल का। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, EMF किसका, सेल का, बराबर उच्च विभव। अब देखो उच्च विभव किस पे दे रखा है, देखो उच्च विभव किस पे दे रखा है, देखो उच्च विभव कैथोड का है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, देखो यहां मैं क्या लिखूंगा, उच्च विभव किसका, ई कैथोड, माइनस निम्न विभव किसका, देखो निम्न विभव किसका, निम्न विभव है एनोड का, किसका, एनोड का, माइनस है ना एनोड का। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। और यही होता है किस सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल था हमारा आज का टॉपिक। तो सेल का विद्युत वाहक बल आ गया ये। अब यदि सेल का विद्युत वाहक बल ये जो आया, यही सेल का विद्युत वाहक बल यदि मानक परिस्थितियां हो, मानक परिस्थितियां हो। अब ये मानक परिस्थितियां क्या है, तो मानक परिस्थिति का मतलब होता है ताप 298 केल्विन तथा दाब 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तथा अभी बता रहा हूं, सब समझाऊंगा। तथा एक बार लिख लेने दो मुझे, ठीक है, विलियन में आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता 1 कैपिटल M हो। ठीक है, तो ताप में 298 नहीं 273 करना, ताप 273। ठीक है, ताप लिखना 273, ताप 273 केल्विन। ताप मानक परिस्थिति का मतलब क्या था, मानक परिस्थिति मतलब कि ताप 273 केल्विन, दाब 1 एटमॉस्फेयर, और विलियन में आयनों की सांद्रता 1 मोलर। मतलब कि ये जो विलियन है ना, देखो ये जो विलियन है ना, इसमें Zn+2 आयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, तब कहलाएंगे मानक परिस्थितियां। यहाँ पे कॉपर +2 की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर, तब कहलाएंगे मानक परिस्थितियां। तो इन परिस्थितियों में, तो यदि मानक परिस्थितियां हो, मानक परिस्थितियां क्या मतलब कि ताप इतना, दाब इतना और विलियन की सांद्रता इतनी, तो प्राप्त होने वाला विद्युत वाहक बल, तो प्राप्त होने वाला सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है, मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। कहने का मतलब यदि यही विद्युत वाहक बल सेल का
आपको मानक परिस्थितियों में मिले तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाएगा? मानक विद्युत वाहक बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मानक विद्युत वाहक बल। और इसको किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे? तो ऐसे, सेल का विद्युत वाहक बल, ऊपर लिखेंगे नोट, नोट मतलब कि मानक परिस्थितियों में, बराबर, ये भी क्या हो जाएगा? नोट, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ये हो जाएगा सेल का मानक विद्युत वाहक बल। तो मानक परिस्थितियां होंगी तो आप यहां पे ई सेल के ऊपर नोट लगा दोगे, ई कैथोड के ऊपर आप नोट 0 लगा दोगे, ई एनोड के ऊपर आप क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे। जब भी 0 0 0 लिखा हो समझ जाना परिस्थितियां, जिस परिस्थितियों में सेल का विद्युत वाहक बल निकाला हो कौन सा है? मानक है। और यदि 0 ना लगा हुआ हो तो मानक परिस्थितियां नहीं है, नॉर्मल परिस्थितियों में सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ये आप नोट कर ले यहां तक। और यहां तक की बात अगर आपने नोट कर लिए तो अब जल्दी से बता दे यहां पे क्या क्या आपको डाउट आ रहे हैं। ठीक है हाँ, एक बच्चे ने लिखा है सर, एक सेकंड मैं आपके डाउट देख लेता हूं। ताप 273 केल्विन तथा ताप 298 केल्विन दोनों कब लिखते हैं? देखो बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ताप 273 जब भी लिखा जाए तो समझ जाना ये मानक परिस्थिति। कौन सी? मानक परिस्थिति, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी। ठीक है, लेकिन मान लो यदि आपको ताप 298 केल्विन दे रखा है, क्या दे रखा है? ताप 298 केल्विन, तो अगर ताप 298 केल्विन है तो वो मानक परिस्थिति नहीं है, वो सामान्य परिस्थिति है। क्या बच्चों? सामान्य परिस्थिति। चलो और बताओ, और क्या डाउट है? चलो और बताओ, और क्या डाउट है? उपचयन क्या होता है बच्चों? उपचयन देखो, एक सेकंड, चलो एक सेकंड रुक जाओ। हाँ चलो, उपचयन क्या? देखो बच्चों, दो शब्द, एक तो ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन। ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोला, यहां लिख लेता हूं मैं, यहां मैं लिख लेता हूं। ठीक है, ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है बच्चों उपचयन। क्या नाम है? उपचयन। उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही बात, लेकिन अपचयन और अवकरण, अपचयन और अवकरण ये दो अलग अलग हैं। क्या है बच्चों? अलग अलग। और बताइए सर, आयन और अब एक सेकंड सर, आयन और आवेश, हाँ 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 ठीक है। देखो बच्चों, आयन जो है वो एक प्रजाति, जैसे कॉपर, कॉपर पे +2 लिखा तो वो पूरा का पूरा आयन कहलाता है। लेकिन कॉपर पे जो आपने +2 लिख रखा है, +2 प्लस में जो अंक लिखा है वो कहलाता है आवेश। तो किसी भी प्रजाति पर ऊपर जो प्लस में या माइनस में जो चीज लिखी होती है वो कहलाता है आवेश। ठीक है, तो ये हो गया मानक विद्युत वाहक बल हो गया। चलिए बच्चों, इसको आप नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। हमारे काम की बात केवल ये है, हमारे एग्जाम के लिए केवल ये जरूरी है। फिर सुन ले, फिर सुन ले, गैल्वेनिक सेल केवल और केवल ये फॉर्मूला कैसे आया उसको बताने के लिए बताया गया, सिलेबस में नहीं। आपको केवल ये सूत्र ध्यान रखना, केवल ये सूत्र आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी आपके लिए कोई भी बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये सूत्र के लिए ही हम सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे की। अब बात करते हैं आगे। ये देखो, ये रहा वो डायग्राम, घूमता फिरता डायग्राम, जिससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। देखो, ये देखो, जिंक यहां से यहां आया, Zn+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, बल्ब जल रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, ये जा रहे इलेक्ट्रॉन, और यहां कॉपर को अपचेत कर दिया। अब देखो यहां पे भी देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब यहां पे देखना, साल्ट ब्रिज में देखो कुछ ना कुछ हलचल होगी। ये देखो Cl- यहां जा रहा है, क्यों? क्योंकि जब Zn+2 यहां आएगा तो यहां पे धनायन का आधिक्य हो जाएगा, तो ये Cl- इस आधिक्य को उदासीन करेंगे। तो पूरा गैल्वेनिक सेल का निरूपण है, इसको आपको ध्यान रखना है और समझना है, बस इसमें और कुछ नहीं, बस सूत्र, वो सूत्र हमारा ध्यान रखना हमको। ठीक है, चल ये रहे होमवर्क के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। MgSO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखो आपको ये बता रखा है, MgSO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था मैंने बता रखी है, होमवर्क दिया था ये मैंने आपको। देखो Mg+2 होता है, SO4 -2 होता है। ठीक है,
ठीक है, टाइम का देखते हैं, टाइम का करते हैं बच्चों, ठीक है, टाइम का करते हैं, डोंट वरी। SO4 पे कितना है, -2, कितना है -2। अब देखो यहां पे सल्फर पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालने, देखो सल्फर का X मान लो, एक ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8 बराबर इस पूरे पे आवेश कितना -2, X बराबर हो जाएगा +6। चलिए अगला प्रश्न, होमवर्क का अगला प्रश्न, KClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो KClO3 पोटेशियम पे प्लस, पोटेशियम आपको बता था प्रथम वर्ग का है, कौन सा है, प्रथम वर्ग का, प्रथम वर्ग का है पोटेशियम प्लस आवेश, इसका मतलब इस ClO3 पे क्या हो जाएगा, माइनस आवेश, क्या हो जाएगा, माइनस आवेश। अगर ClO3 पे माइनस आवेश देखो तो क्लोरीन का मान लो X, क्लोरीन का ज्ञात करना है, क्लोरीन का X मान लो, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -6, तो X -6 बराबर इस पूरे ClO3 पे कितना है, -1 बराबर -1, तो ये क्या हो जाएगा, X बराबर +5, क्या हो जाएगा, X बराबर +5, तो आंसर आ जाएगा B। ठीक है, चलिए ओके, चलिए बच्चों मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।